गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो आज अपन पढ़ेंगे जनसंख्या वृद्धि। लेसन के आरंभिक तौर पर अपन ने चर्चा की थी कि जनसंख्या किसको कहेंगे, वितरण किसको कहेंगे, घनत्व किसको कहेंगे और वृद्धि किसको कहेंगे। जनसंख्या किसी भी क्षेत्र में पाए जाने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या कहेंगे। जनसंख्या वितरण कि धरातल पर या भूपृष्ठ पर मानव का फैलाव जनसंख्या वितरण कहलाएगा। घनत्व किसको कहेंगे कि प्रति इकाई क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहेंगे। अब जनसंख्या वृद्धि किसको कहेंगे कि किसी भी भौगोलिक प्रदेश या किसी क्षेत्र विशेष में लोगों की संख्या में निश्चित समय अवधि के दौरान होने वाला जो परिवर्तन है उस परिवर्तन को क्या कहेंगे, जनसंख्या वृद्धि कहेंगे। अपन यूं भी कह सकते हैं कि दो निश्चित समय बिंदु और दो निश्चित समय बिंदुओं के बीच में जनसंख्या में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाएगा, जनसंख्या वृद्धि कहलाएगा। अब देखो जनसंख्या वृद्धि ऋणात्मक भी हो सकती है तो धनात्मक भी हो सकती है, लेकिन होने वाला जो परिवर्तन है उस परिवर्तन को ही अपन क्या कहेंगे, जनसंख्या वृद्धि कहेंगे। जैसे मान लो किसी क्षेत्र विशेष में 2001 में जनसंख्या वहां की मान लो 5000 है और 2011 में जनसंख्या बढ़ के कितनी हो जाए, 6000 हो जाए, तो जनसंख्या में होने वाला जो परिवर्तन है, परिवर्तन वो कितने का हो गया, 1000 का। तो ये परिवर्तन ही क्या कहलाएगा, जनसंख्या वृद्धि कहलाएगा। ठीक कि किसी भी निश्चित स्थान या भौगोलिक प्रदेश या प्रदेश में पाए जाने वाले लोगों की संख्या में होने वाला जो परिवर्तन है उस परिवर्तन को ही क्या कहेंगे अपन, जनसंख्या वृद्धि कहेंगे। अब देखो जनसंख्या वृद्धि को अपन प्रतिशत या कुल संख्या दोनों रूपों में प्रदर्शित कर सकते हैं कि जनसंख्या वृद्धि जो है या परिवर्तन जो है उस परिवर्तन को अपन प्रतिशत के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं तो कुल संख्या के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं। जैसे कुल संख्या के रूप में परिवर्तन ये हो गया, अपन ने दो निश्चित समय बिंदु लिया और दो निश्चित समय बिंदुओं के बीच में होने वाला जो परिवर्तन है ये कुल संख्या में परिवर्तन आ रहा है, तो उस परिवर्तन को अपन क्या कहेंगे, जनसंख्या वृद्धि कहेंगे। अब इसको प्रतिशत में यदि दिखाना हो तो प्रतिशत में कैसे दिखाएंगे, इसका सूत्र होता है जनसंख्या वृद्धि दर। देखो जनसंख्या वृद्धि दर, तो इसका सूत्र होगा जनसंख्या में कमी या वृद्धि या परिवर्तन अपॉन कुल जनसंख्या गुणा 100। ये जनसंख्या को प्रतिशत में दिखाने का सूत्र हो गया कि जनसंख्या को या जनसंख्या वृद्धि दर जो है या परिवर्तन जो है उसको अपन प्रतिशत में व्यक्त करें तो प्रतिशत में व्यक्त करने का सूत्र क्या होगा कि जनसंख्या में होने वाला कमी या वृद्धि या परिवर्तन अपॉन कुल जनसंख्या यानी कि वर्तमान जनसंख्या गुणा में 100। तो इस सूत्र के माध्यम से अपन जनसंख्या वृद्धि को प्रतिशत में व्यक्त कर सकते हैं। अब देखो जनसंख्या जो वृद्धि है उस वृद्धि को 4 चरणों में बांटा गया है कि जनसंख्या वृद्धि जो है इस जनसंख्या वृद्धि के चरण या अपन यूं कह सकते हैं कालक्रम, कि जनसंख्या वृद्धि जो है उस वृद्धि को 4 चरणों में
कितने चरणों में बांट दिया गया? 4 चरण या 4 काल क्रमों में बांटा गया। फर्स्ट नंबर पे अपन बात करें प्राग ऐतिहासिक काल। अब देखो फर्स्ट नंबर पे प्रागैतिहासिक काल, सेकंड नंबर पे प्राचीन काल, थर्ड नंबर पे मध्यकाल और फोर्थ नंबर पे आधुनिक काल। अब अपन फर्स्ट नंबर पे बात करते हैं प्रागैतिहासिक काल की। देखो इस काल की जो शुरुआत मानी जाती है वो शुरुआत कहां से मानी जाती है कि मानव ने या मानव के द्वारा आरंभिक तौर पर आखेट और भोजन संग्रहण की जो प्रक्रिया संचालित की गई थी उन प्रक्रियाओं के माध्यम से या उन प्रक्रियाओं को लेकर के प्रागैतिहासिक काल की शुरुआत मानी जाती है। तो अपन सीधे किस रूप में लेंगे कि मानव ने आरंभिक तौर पर आखेट व भोजन संग्रहण प्रक्रियाओं के आरंभ से। देखो काल की शुरुआत कहां से हुई? जब मानव ने आखेट और भोजन संग्रहण की प्रक्रियाएं जब आरंभ की थी तो उस प्रक्रियाओं को लेकर के ही इस काल की शुरुआत मानी जाती है। प्रागैतिहासिक काल में मानव के जो अधिवास बने तो अधिवास कौन से क्षेत्रों में बने? देखो दक्षिण पूर्वी एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया के क्षेत्र, पश्चिमी यूरोप के क्षेत्र व अफ्रीका के जो नील नदी घाटी क्षेत्र था तो अफ्रीका के क्षेत्रों में देखो आरंभिक तौर पर जब मानव ने अपना अधिवास बनाया तो अधिवास कौन से क्षेत्रों में बनाया कि दक्षिण पूर्वी एशिया के क्षेत्रों में, पश्चिमी यूरोप के क्षेत्रों में और अफ्रीका के नील नदी घाटी क्षेत्रों के आसपास मानव ने सबसे पहले अपना अधिवास बनाया। अपन अफ्रीका को लेकर भी कह सकते हैं कि अफ्रीका का जो बर्फ विहीन जो क्षेत्र था तो बर्फ विहीन क्षेत्रों में मानव ने सबसे पहले अपना अधिवास बनाया। अब देखो जब प्रागैतिहासिक काल का आरंभ हुआ था तो अमेरिका जो था, अमेरिका जनसंख्या विहीन क्षेत्र था। अमेरिका में जनसंख्या उस वक्त बिल्कुल नहीं थी कि आरंभिक तौर पर मानव की जो उत्पत्ति है या मानव का जो अधिवास है वो अधिवास कौन से क्षेत्रों को लेकर लिया जाता है? इन क्षेत्रों को लेकर लिया जाता है। तो इस प्रागैतिहासिक काल के दौरान अमेरिका जनसंख्या विहीन क्षेत्र था। लगभग जब अमेरिका जनसंख्या विहीन क्षेत्र था तो उस समय अवधि की बात करें तो विश्व की जो जनसंख्या थी, विश्व की जनसंख्या इस वक्त 33 लाख थी। इस वक्त विश्व की जनसंख्या कितनी थी? 33 लाख। 15,000 वर्ष पूर्व 15,000 वर्ष बाद की यदि बात करें तो विश्व जो जनसंख्या थी वो लगभग 51 लाख पहुंच गई। 15,000 वर्ष पूर्व या 15,000 वर्ष पहले की यदि अपन बात करें तो अमेरिका जनसंख्या विहीन क्षेत्र था। 15,000 वर्ष बाद की बात कर रहे हैं तो विश्व की जनसंख्या लगभग कितनी हो गई? लगभग 51 लाख हो गई। जब विश्व की जनसंख्या 51 लाख थी तो विश्व का जो औसत घनत्व था, विश्व का घनत्व, तो विश्व का घनत्व 0.04 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। इस समय अवधि के दौरान
विश्व का जो औसत घनत्व था वो औसत घनत्व कितना रहा, 0.04 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। अब देखो ये अपने पहले काल की बात की है, प्रागैतिहासिक काल, कि इस काल का आरंभ कहां से माना जाता है, जब मानव ने आखेट और भोजन संग्रहण जैसी प्रक्रियाओं को आरंभ किया था। तो उन प्रक्रियाओं को लेकर के प्रागैतिहासिक काल का आरंभ माना जाता है। मानव ने इस समय अवधि में सबसे पहले जो अधिवास बनाए थे वो अधिवास दक्षिण पूर्वी एशिया के क्षेत्रों में, पश्चिमी यूरोप के क्षेत्रों में और अफ्रीका के जो बर्फहीन क्षेत्र या यूं कह सकते हैं कि नील नदी घाटी के आसपास का जो भौगोलिक प्रदेश था, उस भौगोलिक प्रदेश में मानव ने सबसे पहले अपने अधिवास बनाए थे। जनसंख्या को लेकर के बात करें कि जब इस काल का आरंभ हुआ था तो अमेरिका जो क्षेत्र था वो लगभग जनसंख्या विहीन क्षेत्र था और उस वक्त विश्व की जो जनसंख्या थी वो जनसंख्या लगभग 33 लाख थी। 15,000 वर्ष बाद की यदि अपन बात करें तो विश्व जनसंख्या लगभग 51 लाख पहुंच गई और उस वक्त विश्व का जो औसत घनत्व रहा वो औसत घनत्व 0.04 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहा। ये पहला काल रहा प्रागैतिहासिक काल। अब देखो सेकंड नंबर पे अपन पढ़ेंगे प्राचीन काल। देखो इस काल का जो आरंभ माना जाता है वो लगभग 6,000 वर्ष पूर्व माना जाता है। प्राचीन काल का आरंभ वर्तमान से लगभग 6,000 वर्ष पूर्व प्राचीन काल का आरंभ माना जाता है। देखो इस काल में मानव में निश्चित भूभागों पर कृषि व पशुपालन निश्चित भूभागों पर कृषि और पशुपालन की प्रक्रियाओं को जन्म दिया। कौन से काल में? प्राचीन काल में। थर्ड विशेषता क्या हुई कि जो नदी घाटी क्षेत्र थे या नदियों के आसपास जो मैदानी भाग थे तो उन भागों में नगरीय विकास को बढ़ावा मिला। कौन से काल में? प्राचीन काल में। देखो प्राचीन काल का आरंभ लगभग 6,000 वर्ष पूर्व निश्चित भूभागों पर मानव ने कृषि और पशुपालन की प्रक्रियाओं को बढ़ावा दिया। क्यों? कि जैसे जैसे मानव के सामने आखेट और भोजन संग्रहण की प्रक्रियाओं को लेकर के समस्या उत्पन्न हुई या अपन कह सकते हैं कि खाद्यान्न की समस्याएं उत्पन्न होने लगी, तो उस स्थिति के दौरान मानव ने स्थायी अधिवासों को प्राथमिकता दी और स्थायी अधिवासों को के साथ साथ जो समतल भूभाग थे या मैदानी जो क्षेत्र थे, नदियों के आसपास जहाँ पर्याप्त जल की आपूर्ति थी, तो उन भौगोलिक प्रदेशों में मानव ने कृषि और पशुपालन प्रक्रियाओं को बढ़ावा दिया। साथ साथ जो नदी घाटी क्षेत्र थे जहां विभिन्न प्रकार की अनिवार्य और ऐच्छिक आवश्यकताओं की पूर्ति सामान्यतः मानव कर रहा था, तो उन क्षेत्रों में धीरे धीरे नगरीय विकास की प्रक्रियाओं को बढ़ावा दिया गया। अब देखो इस समय अवधि में मानव ने सर्वाधिक जो स्थायी अधिवास बनाए थे वो स्थायी अधिवास
पूर्वी एशिया के क्षेत्रों में, पूर्वी एशिया जिसमें जापान, कोरिया के क्षेत्र प्लस इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस द्वीप समूह और पश्चिमी यूरोप, और पश्चिमी यूरोप में भी सर्वाधिक जो स्थायी अधिवास बने थे इस समय अवधि के दौरान, तो वो यूनान, रोमन गणराज्य जो थे उनके आसपास का जो भौगोलिक प्रदेश था, तो उन क्षेत्रों में सर्वाधिक स्थायी अधिवास बने थे। रोमन क्षेत्र व यूनान का क्षेत्र, तो इन क्षेत्रों में सर्वाधिक कौन सी प्रक्रियाओं को बढ़ावा मिला था? नगरीय विकास की प्रक्रियाओं को बढ़ावा मिला। ये सेकंड चरण हो गया। थर्ड नंबर पे देखेंगे मध्यकाल। देखो मध्यकाल का जो आरंभ था वो आरंभ लगभग 700 से और 1650 ईस्वी तक माना जाता है। यानी 700 ईस्वी में आरंभ हुआ और 1650 ईस्वी तक कौन सा काल माना जाता है? मध्यकाल माना जाता है। अब देखो मध्यकाल की जो स्थितियां थी, तो इन स्थितियों में परिवर्तन जो हुए वो परिवर्तन क्या हुए कि 12वीं व 13वीं जो शताब्दी थी, 12वीं और 13वीं शताब्दी के दौरान रोमन जो गणराज्य थे, रोमन गणराज्य, तो रोमन गणराज्यों का विखंडन हो गया। रोमन गणराज्यों का क्या हुआ? विखंडन हुआ। पहली स्थिति तो ये उत्पन्न हो गई, जैसे ही रोमन गणराज्यों का विखंडन हुआ तो यूरोपीय क्षेत्रों से प्रवास प्रक्रियाएं उत्पन्न होने लगी। यूरोपीय क्षेत्रों से कौन सी प्रक्रियाएं स्टार्ट होने लग गई? प्रवास प्रक्रियाएं स्टार्ट होने लग गई। इसी अवधि के दौरान यूरोपीय क्षेत्र में अकाल में स्थितियां उत्पन्न हुई, और अकाल में स्थिति उत्पन्न हुई तो भी कौन सी प्रक्रिया प्रारंभ हो गई? प्रवास की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। इसी अवधि में अमेरिका जो क्षेत्र था, तो अमेरिका क्षेत्र में जनसंख्या बढ़ने लगी कि यूरोपीय क्षेत्र से जनसंख्या का जो प्रवास हुआ वो प्रवास किस ओर हुआ? अमेरिका क्षेत्र की ओर हुआ। और अमेरिका क्षेत्र में जनसंख्या धीरे धीरे क्या होने लगी? बढ़ने लगी। अब देखो ये जो प्रक्रिया हुई, तो इन्हीं प्रक्रियाओं के साथ साथ मध्यकाल की जो समय अवधि थी, उस समय अवधि में औद्योगिक विकास, प्लस तकनीकी विकास, धीरे धीरे उच्च स्तर की ओर बढ़ने लग गए। कि मध्यकाल की जो समय अवधि थी, उस समय अवधि में औद्योगिक विकास और तकनीकी विकास दोनों में ही क्या हुई? वृद्धि हुई। और इनके विकास का परिणाम क्या हुआ कि इसी मध्यकाल की अवधि के दौरान अंतरराष्ट्रीय जो व्यापार की प्रक्रियाएं थी, अंतरराष्ट्रीय व्यापार, तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार की प्रक्रियाओं में भी क्या हुई? वृद्धि हुई। इन प्रक्रियाओं के साथ साथ देखो प्राचीन समय अवधि में
कुछ ही क्षेत्रों में मानव ने अपने स्थायी अधिवास बनाए और स्थायी अधिवासों के साथ साथ स्थायी रूप से कृषि क्रियाओं को और पशुपालन को बढ़ावा दिया। और मध्यकाल की जो स्थिति थी, उस मध्यकाल की स्थिति में स्थायी कृषि के साथ साथ, देखो स्थायी कृषि को तो बढ़ावा मिला ही मिला, साथ साथ वाणिज्य कृषि प्रक्रियाओं को भी बढ़ावा दिया गया था। कौन सी समय अवधि के दौरान? मध्यकाल की समय अवधि के दौरान। अब देखो वापस देखें अपन एक बार कि मध्यकाल लगभग 700 ईस्वी से आरंभ माना जाता है और 700 से और 1650 ईस्वी तक का जो समय था वो किस में काउंट किया जा रहा है? मध्यकाल में काउंट किया जा रहा है। मध्यकाल में जो परिवर्तन हुए वो परिवर्तन किस रूपों में हुए कि 12वीं और 13वीं शताब्दी के दौरान रोमन गणराज्यों का क्या हो गया? विखंडन हुआ। और उस विखंडन का प्रभाव क्या पड़ा कि प्रवास प्रक्रियाएं स्टार्ट होने लग गई और यूरोपीय क्षेत्र से जैसे जैसे प्रवास हुआ वो प्रवास किस ओर आप्रवास में परिवर्तित हो गया? अमेरिका क्षेत्र में आप्रवास में परिवर्तित हो गया। देखो यूरोपीय क्षेत्र में उत्प्रवास की प्रक्रियाएं आरंभ हो गई और अमेरिका क्षेत्र में आप्रवास की प्रक्रियाएं आरंभ हो गई। कौन से काल में? मध्यकाल में। इसी के साथ परिवर्तन क्या हुआ कि मध्यकाल की जो समय अवधि थी उस समय अवधि में औद्योगिक विकास, तकनीकी विकास दोनों अपनी चरम सीमा पर थे, यानी कि उच्च स्तर पर पहुंच गए। और जैसे जैसे इनका विकास हुआ तो विकास के साथ साथ स्थायी कृषि और स्थायी कृषि के साथ साथ वाणिज्य कृषि प्रक्रियाओं को भी बढ़ावा मिला। जैसे ही स्थायी कृषि और वाणिज्य कृषि प्रक्रियाओं को बढ़ावा मिला तो इसका प्रभाव किसके ऊपर पड़ा? व्यापार के ऊपर पड़ा और धीरे धीरे अंतरराष्ट्रीय व्यापार में भी क्या हुई? वृद्धि हुई। ये जनसंख्या वृद्धि का तीसरा चरण हो गया मध्यकाल। ठीक, अब देखो चौथा चरण। देखो नंबर 4 पे आधुनिक काल। देखो आधुनिक काल का जो आरंभ है 17वीं सदी से और वर्तमान तक, आधुनिक काल का आरंभ 17वीं सदी से और वर्तमान तक कौन सा काल माना जा रहा है? आधुनिक काल माना जा रहा है। और आधुनिक काल में जो होने वाले जो परिवर्तन रहे वो परिवर्तन क्या रहे कि जनसंख्या जो थी, जनसंख्या एक तो स्थायी अधिवासों में परिवर्तित हो गई, स्थायी अधिवास। इसी अवधि के दौरान उच्च तकनीक व औद्योगिक इकाइयां या औद्योगिक विकास उच्च स्तर पर और उच्च तकनीक के साथ विकसित हुआ। इसी अवधि के दौरान निश्चित भूभागों में रोजगार आसानी से उपलब्ध हो सके। अब देखो जनसंख्या में जो परिवर्तन था वो परिवर्तन किस रूप में हुआ? अपन ये तो देख ही रहे। देखो रोजगार साथ साथ कृषि उत्पादन व औद्योगिक उत्पादन दोनों में क्या हुई? भारी बढ़ोतरी हुई। परिवहन प्लस संचार के साथ
संचार के साधन, इनमें भी क्या हुई, वृद्धि हुई। अब ये तो आधुनिक काल का प्रभाव जो हम देख रहे हैं। इसी के साथ साथ जो जनसंख्या में परिवर्तन हुआ वो परिवर्तन किस रूप में हुआ। देखो आरंभ अपन देख ही रहे हैं कि 7वीं शताब्दी से और वर्तमान तक की जो अवधि रही वो किस में काउंट हो रही है, आधुनिक काल में काउंट हो रही है। जनसंख्या में जो परिवर्तन हुआ वो परिवर्तन स्थायी अधिवास बने, उच्च तकनीक और उच्च औद्योगिक विकास हुआ, रोजगार में भारी बढ़ोतरी हुई, कृषि उत्पादन और औद्योगिक उत्पादन दोनों में क्या हुई, बढ़ोतरी हुई। इसी के साथ साथ परिवहन और संचार के साधनों में भी क्या हुआ, विकास हुआ। अब जनसंख्या में जो परिवर्तन हुआ वो परिवर्तन किस रूप में हुआ। देखो 7वीं शताब्दी से आरंभ माना जा रहा है। 1650 में विश्व की जो जनसंख्या थी, विश्व की जनसंख्या वो लगभग 55 करोड़ थी। विश्व की जनसंख्या कितनी रही, 55 करोड़। 1750 में यदि अपन बात करें तो 1750 में ये जनसंख्या बढ़ करके और कितनी हो गई, 72 करोड़ हो गई। जनसंख्या बढ़ के कितनी हो गई, 55 करोड़ से और 72 करोड़ पे आ गई। 1850 में जनसंख्या बढ़ करके और 133 करोड़ हो गई। 72 करोड़ से जनसंख्या कितनी हो गई, 100 साल की समय अवधि में 133 करोड़ हो गई। 1950 में जनसंख्या बढ़ के 251 करोड़ हो गई। सन 2000 में जनसंख्या बढ़ के 610 करोड़। सन 2000 में जनसंख्या बढ़कर के कितनी हो गई, 610 करोड़। 2001 में विश्व की जनसंख्या 613.71 करोड़ और वर्तमान में यानी कि 2011 के अनुसार यदि अपन बात करें तो वर्तमान में विश्व की जनसंख्या बढ़ के कितनी होगी, 714 करोड़ होगी। तो ये जनसंख्या में आधुनिक काल में होने वाला जो परिवर्तन था वो परिवर्तन इस रूप में हुआ कि 17वीं शताब्दी से आधुनिक काल का आरंभ माना जाता है। 7वीं शताब्दी के मध्य में यानी कि 1650 में विश्व की जनसंख्या लगभग कितनी थी, 55 करोड़ थी, जो 1750 में बढ़ करके 72 करोड़ हो गई। 1850 में यह जनसंख्या 133 करोड़ हो गई। 1950 में जनसंख्या 251 करोड़ हो गई। सन 2000 में जनसंख्या बढ़ करके 610 करोड़ हो गई और 2001 की जनगणना के अनुसार विश्व की जनसंख्या 613.71 करोड़। वर्तमान में जनसंख्या यानी कि 2011 के आंकड़ों के अनुसार यदि अपन बात करें तो 714 करोड़ विश्व की जनसंख्या होगी। तो ये जनसंख्या में होने वाला जो परिवर्तन था वो परिवर्तन अपन ने समय अवधि के दौरान देखा है। ठीक, तो ये जनसंख्या वृद्धि की परिभाषा हो गई, जनसंख्या वृद्धि के चरण हो गए कि जनसंख्या वृद्धि को 4 काल क्रमों में बांटा गया है। फर्स्ट नंबर पे प्रागैतिहासिक काल, सेकंड नंबर पे देखो प्रागैतिहासिक काल में मानव ने कौन सी प्रक्रिया स्टार्ट की थी, भोजन संग्रह और आखेट की प्रक्रियाओं से प्रागैतिहासिक काल का आरंभ माना जाता है। प्राचीन काल लगभग 6000 वर्ष पूर्व वर्तमान से
प्राचीन काल का आरंभ माना जाता है। फिर मध्यकाल 700 से 1650 ईस्वी तक का जो काल रहा था उस काल को मध्यकाल कहा गया। और आधुनिक काल 1650 से और वर्तमान समय अवधि जो रही उस तक का जो समय रहा उसको आधुनिक काल की संज्ञा दी जाती है। और इनमें जो होने वाला जो परिवर्तन था वो परिवर्तन अपन ने एक एक करके पढ़ लिया। ठीक, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं? ठीक।